हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर्स को सॉल्व किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस वीडियो में भी हम पेपर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपके लिए सभी वीडियोस फ्रूटफुल रहे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये हमारा मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन है। इससे पहले 50 तक के जो क्वेश्चंस थे वो मैथ्स के थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। इसमें बेसिकली साइंस के क्वेश्चंस अब आगे आपके सामने आएंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? X वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X की अधिक्य में स्रावित होता है तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है ये दोनों बताने हैं आपको। फर्स्ट है X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज सोडियम कार्बोनेट। X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, Y सोडियम कार्बोनेट है। X इज मिल्क ऑफ मैग्नीज एंड Y इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फोर्थ, X इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 1 2 3 4 वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन समझिए एंड आंसर दीजिए। Yes, the correct answer is option number 3. X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia. X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और Y जो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एसिडिक, जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उसको शांत करने के लिए, मतलब वो ज़्यादा ना बने, जो एसिडिटी होती है उसको शांत करने के लिए दिया जाता है। और जो X है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो ही जो एसिड हमारे आमाशय में या स्टमक में बनता है उससे ही हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा होता है और फूड अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनने में। सेकेंड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में। थर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन जूस, गन्ने के रस के किण्वन में। फोर्थ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। इनमें से किस में बैक्टीरिया इज नॉट यूज? ध्यान रखिए नहीं होता है वो बताना है जीवाणुओं का उपयोग। जल्दी बताइए 1 2 3 4 कौन सा आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 62 का? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग यानी कि पकने में। ब्रेड के जो डबल रोटी जो पकती है उसमें कहीं पर भी बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, वो आपके अवंस में पकती है, ना कि बैक्टीरिया के थ्रू पकती है। पर हाँ, जो उसका डो लगा के रखते हैं उसके फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है, बट ब्रेड के पकने में बैक्टीरिया का यूज कहीं पर भी नहीं होता है। बाकी सारी प्रक्रिया जो यहाँ दे रखी है उन सभी में कहीं ना कहीं जीवाणुओं या बैक्टीरिया का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। सेकेंड, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। थर्ड, इरोजन, अपरदन। फोर्थ, कंजर्वेशन, संरक्षण। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है और जो है वो फाइंड आउट करना है आपको। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंजर्वेशन, संरक्षण। बाकी तीनों में हम चीज़ें खत्म होने की बात कर रहे हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन में आपका वन जो है वो खत्म हो रहे हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो गायब हो रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन क्या है? मरुस्थलीकरण की जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वो ऐसी हो जाती है जिसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते और मरुस्थल के रूप में वो बन जाता है वो एरिया, कुछ एरिया किसी प्राकृतिक या मानव जनित कारणों के कारण। ठीक, तो ये दोनों में चीजें खराब हो रही हैं। इरोजन होता है हमारा अपरदन, जिसमें जो मिट्टी होती है वो कटती है किसी तरीके से, उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह के चली जाती है, वो हमारा अपरदन कहलाता है। अब जो फोर्थ है कंजर्वेशन, वो संरक्षण से रिलेटेड है, मतलब चीज़ें हम सेव कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन है, तो ये हमारा पॉजिटिव चीज़ है। बाकी तीनों चीज़ें थोड़ा नेगेटिव साउंड करती हैं, तो इसलिए ये ऑड कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, जो पाचन है वो एक रासायनिक परिवर्तन है।
सेकेंड, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। एंड फोर्थ, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यहाँ पर इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले तो आपको केमिकल एंड फिजिकल जो चेंज होते हैं उनके बारे में समझना होगा, तब जाके पता चलेगा। आप आंसर बताइए, फिर हम समझाते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन एक रासायनिक परिवर्तन है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल होते हैं, किसी भी जो हमारा लिक्विड है वो क्रिस्टल फॉर्म में बनता है। समझते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स इन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस या समांगी मिश्रण होता है उसमें जो भी चीज पड़ी हुई है वो उसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। थर्स इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड नॉट अ केमिकल प्रोसेस, इसलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ना कि केमिकल या चेंज या केमिकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन जो हमारी एक प्रक्रिया है, उसमें हम क्या होता है, वो हमारा केमिकल चेंज कैसे ही समझते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसमें ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक टाइप की एनर्जी रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी को वापस से मिलती है। द कंपाउंड्स चेंजेस इनटू डिफरेंट वंस बाय एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एंड फॉस्फोरिक एसिड पीआई रिलीज एनर्जी। इट इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एटीपी से एडीपी में चेंज होती है और एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, ये सही बात है। फोटोसिंथेसिस कैसे हमारा केमिकल चेंज है, देखिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी या रासायनिक एनर्जी में। हियर इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। ये वाली बात सही है। अब फर्स्ट है हमारा डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन में क्या होता है, द होल डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन of acids and the foods during digestion. The food is broken down into smaller molecules. डाइजेशन में हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, किस किस की, एसिड्स की और फूड की। जो फूड होता है उसको पचाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, ठीक है। अब ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है डिफरेंट एसिड्स के थ्रू। द सलाइवर ग्लैंड्स इन आवर माउथ रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन द ब्रोक डाउन ऑफ फूड। और जो हमारे माउथ में जो सलाइवर ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जिसके थ्रू फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है, वो हमारा कैसा होता है, एक भौतिक प्रक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ जो कुछ चीज़ें दे रखी हैं, क्ले, रॉक, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, इनमें कणों के साइज के अनुसार, उनके आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही क्रम को यानी कि छोटे से बड़ा आपको बताना है। फर्स्ट इज यहाँ दे रखा है, आप जल्दी से आंसर बताइए इसको पढ़ के कि कौन सा सही होगा। 65 का आंसर बताना है आपको। Yes, the correct answer is option number 2, that is clay, silt, sand, gravel और rock। मृतिका, मृतिका जो होती है हमारी क्ले, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। फिर आती है गाद, सिल्ट जिसको बोलते हैं, उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं क्ले से और उतनी चिपचिपे नहीं होते हैं। फिर देन रेत आती है जिसके पार्टिकल्स को आप डिफरेंट अपनी आइज से देख सकते हैं नॉर्मली। बाकी गाद और मृतिका के पार्टिकल्स को डिफरेंटली ऐसे देखना ईजी नहीं होता, वो बिल्कुल क्ले फॉर्म में या चिकने रहते हैं जो इतनी इजीली आप नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है बजरी, उसके पार्टिकल ग्रेवल के बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिव टू रेत या बालू या सैंड। फिर आता है हमारा रॉक या चट्टान, उसके तो पार्टिकल्स बड़े ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द फंक्शंस ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू।
मछली मत्स्य में क्लोम या गिल का कार्य होता है। फर्स्ट इज टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। सेकेंड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना। थर्ड, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित विलेय या घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। फोर्थ, एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑब्जर्व डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित जो विलय घुलनशील ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करना। देखिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये तो हमें समझ में आ गया। और फर्स्ट था टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मछली क्या एयर में रहती है जो वहां से ऑक्सीजन लेगी, तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स देने से उसका क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होना है, तो वो पानी से क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है जो पानी में घुली हुई होती है ना। और फोर्थ वाला ऑप्शन भी इसका गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए सीटेट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस हमारी वेबसाइट पर जाना है और एमसीक्यूज देखने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट, अ पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टिका को। बी, सेकंड है अ रबर बेल्ट, रबर पेटिका को। थर्ड, वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़। एंड फोर्थ, ब्लेड। इन चारों में से किस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ज्वाइनिंग तार नहीं है किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ ब्लेड। ब्लेड को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी जो है हमारी वो कुचालक चीज़ें हैं या बैड कंडक्टर हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी की। केवल जो ब्लेड है वो हमारा धातु का होता है या किसी भी लोहे का होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि तार की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर, शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज। मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए हम ऐसे समझ लेते हैं ये हमारा मिरर है और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी बता रहे हैं वो, सबसे पहले मिरर के और उस लड़की के बीच की दूरी 5 मीटर बता रहे हैं। अब उन्होंने कहा वो 1 मीटर मिरर की ओर खिसक जाती है, तो अब उसकी जो नई जो पोजीशन है वो यहाँ है और मिरर और उस लड़की के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 4 मीटर हो गया, ठीक है। जो प्लेन मिरर होते हैं या समतल मिरर जिनको कहा जाता है, उसमें जो इमेज बनती है वो उतने ही सेम डिस्टेंस पर पीछे बनती है जितने डिस्टेंस पर वो पर्सन खड़ा हुआ है। तो ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी उस लड़की की, वो 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस लड़की और उसकी जो इमेज बनी है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 8 मीटर का हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 8 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 का, कि 8 मीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब उसकी इमेज जो जहां पर वो लड़की है उससे। क्वेश्चन नंबर 69। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। 3 सेकेंड बता रहे हैं कि टाइम है उसका 3 सेकेंड्स एंड वो कितना ऑसिलेशंस कर रहा है, वो है उसका 30 टाइम्स। फर्स्ट इज इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज, उसका जो आवर्त काल है वो 10 सेकेंड है और उसकी आवर्ती 3 हर्ट्ज है। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, उसका आवर्तकाल 0.1 है सेकेंड तथा आवर्ती 10 हर्ट्ज है। थर्ड है इट्स टाइम पीरियड इट 10 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इट 0.3 हर्ट्ज, इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवर्ती 0.3 हर्ट्ज है। फोर्थ, इट्स टाइम पीरियड इज 0.3 सेकेंड्स एंड फ्रीक्वेंसी इज 0.3 हर्ट्ज,
इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। जल्दी से बताइए 69 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? Yes, the correct option is option number 2. Its time period is 0.1 and frequency is 10 Hz. इसका आवर्तकाल 0.1 है तथा 0.1 सेकेंड है तथा आवर्ती 10 हर्ट्ज है। आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है पर सेकेंड टाइम में। तो वो कह रहे हैं 30 टाइम्स कर रहा है इन 3 सेकेंड। जब 3 सेकेंड में 30 टाइम्स कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 30/3। 30/3 कितना हो गया? 3 से 30 हमने कट किया तो 10 हर्ट्ज हमारा बचा रहा, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब सिमिलरली 1 सेकेंड में कर रहा है कितना? 30 टाइम्स, सॉरी 1 सेकेंड में कर रहा है 10 जो ऑसिलेशंस वो, तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया? एक ऑसिलेशन करने का जो उसका टाइम हो गया वो कितना हो गया? 0.01 सेकेंड। एक जो ऑसिलेशन वो कर रहा है वो कितने सेकेंड में कर रहा है? 0.01 सेकेंड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। फर्स्ट, बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जो बॉल बियरिंग यूज की जाती है वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। सेकेंड, फ्रिक्शंस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो लोटनिक घर्षण इस सर्पी घर्षण से कम होता है। फोर्थ, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको वो बताना है। जल्दी से बताइए। यस, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 1। सो जो ये फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं, बॉल बेयरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि उन दोनों चीज़ों के बीच में जो घर्षण है या जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके और चीज़ें स्मूथली मूव कर सकें। इसलिए फर्स्ट इसका स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड कैसे सही है वो देखें। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। ये बिल्कुल सही बात है। अर्थ पर किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच का फ्रिक्शन हम जीरो कभी नहीं कर सकते। काइंड ऑफ नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब जितना हमने उसको स्मूथ बना दिया उससे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको कम किया जा सकता है, बट नेग्लिजिबल या जीरो बिल्कुल नहीं किया सकता, पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड इसका ऑप्शन गलत रहेगा। थर्ड है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब चीज़ अपने आप घूम के जा रही है, पहिए को आप घुमा के ले जा रहे हैं, वो इजी रहेगा रादर देन आप उसे घसीट के ले जा रहे हैं। किसी चीज़ को अगर आप रोल करके ले जा रहे हैं तो वो इजीली चली जाएगी, लेस फ्रिक्शन में चली जाएगी और कम फोर्स या कम बल लगाना पड़ेगा। पर अगर आप किसी चीज़ को खींच के ले जा रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फोर्थ है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। किसी भी फ्लूइड में अगर कोई चीज़ तैर रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्लूइड की वजह से वो डिपेंड करता है उसकी शेप पर। इसलिए शेप जो होती हैं, शिप्स का जो शेप रखा जाता है वो डिफरेंट रखा जाता है जिससे उनसे उन पर फ्रिक्शन कम रहे और वो नाव या जो भी जहाज वगैरह है वो इजीली तैर पाए। अगर कुछ ऐसा शेप होगा जिसका सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा होगा किसी भी चीज़ के या पानी के या फ्लूइड के, तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। कम कांटेक्ट में आ रहा होगा सरफेस तो उस पर जो है फ्रिक्शन कम होगा। इसलिए शेप पर डिपेंड करता है अगर किसी फ्लूइड में कोई चीज़ पड़ी हुई है और तैर रही है तो। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल पे अगर आप नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।